हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू केमिस्ट्री माय ड्रीम वंस अगेन। और आज फिर मैं चैप्टर 4 जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है क्लास 12 के लिए, उसका बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं लेकर आया हूँ। और वो है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ना, एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट दो ऐसे कंपाउंड्स हैं इस डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, खास करके जिससे किसी न किसी रूप में क्वेश्चंस होता ही है सीबीएसई बोर्ड में भी, और खास करके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में जब हम लोग जाएंगे तो वो भी मैं बताऊंगा कि कंपटीशन में क्वेश्चंस किस तरह से पोटेशियम डाइक्रोमेट पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें दो कंपाउंड पढ़ना है, एक पोटेशियम डाइक्रोमेट होगा और दूसरा क्या होगा, पोटेशियम परमैंगनेट होगा। तो पहले हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात कर लेते हैं। अब ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसका सबसे पहले जो हम लोग जानेंगे कि ये पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनता है, कहां से आया। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 बाय क्रोमाइट। ये जरा देखिए क्या लिखा हुआ है, क्रोमाइट ओर। अब क्रोमाइट ओर क्या होता है, CHROMIT, क्रोमाइट ओर हम लोग लिखते हैं। और इसका फॉर्मूला जो होता है जरा यहां देख लीजिए, FeO.Cr2O3 ये होता है। और इसी को आप लिख सकते हैं FeCr2O4। अगर इसको हम लोग कंबाइन कर दें तो FeCr2O4 लिखेंगे। तो क्रोमाइट ओर से जो इसका प्रिपरेशन होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, वो कहता है 3 स्टेप्स में होता है। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे स्टेप्स रिक्वायर्ड, है ना। तो देखिए 3 स्टेप्स में कैसे कैसे होता है। तो फर्स्ट स्टेप में कहता है कि ये क्रोमाइट ओर जो देख रहे हैं ना, क्रोमाइट ओर जो आपका है FeCr2O4 जो है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन होता है। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते हो, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले मैं आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड से दिखा दूं, इसके बाद फिर जो है सोडियम कार्बोनेट से आप देखेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब क्रोमाइट ओर रिएक्ट करेगा तो कहता है कि ये बनता है सोडियम क्रोमेट। क्या बनता है, सोडियम क्रोमेट, Na2Cr O4, इसको सोडियम क्रोमेट बोलते हैं। और प्लस जो हो जाता है वो देखिए क्या होता है, अब प्लस जो इसमें होगा Fe2O3 हो जाता है। यहां देखिए Fe2O3, और प्लस जो है वो वाटर हो जाता है। क्या हो जाता है, वाटर। तो अब अगर इसको हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो देखिए यहां पर आप 8 ले लीजिए, यहां 7 ले लीजिए, यहां पर 16 ले लीजिए, है ना। और आई थिंक के यहां पर जो है अगर आप 4 ले लेते हैं तो आपका ये बैलेंस होने की बात हो जाती है। और H2O में 8 ले लीजिए। तो जरा सबसे पहले देख लीजिए कि ऑक्सीजन बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ 4 4 जा 16 और 16 32 और इधर 14, तो कितना हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा। यहाँ पर 32 प्लस 6 38 और 8 46 ऑक्सीजन है। तो बाकी समझ लीजिए कि बैलेंस हो ही जाएगा। तो इसको हम लोग सोडियम क्रोमेट बोलते हैं। और सोडियम क्रोमेट जो है येलोइश कलर का थोड़ा होता है, उससे हम लोग पहचान लेंगे। ठीक है,
और ये देखिए ये Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बन गया और ये वाटर बन गया। तो मैं अभी अभी आपको बोल रहा था कि ये जो यहाँ पर अल्कली हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में ट्रीट किए, हम यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं और बाकी सब वही रहेगा। केवल यहाँ देखिए H2O की जगह हम लोग क्या ले लेंगे, CO2 ले लेंगे। वाटर की जगह जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और कहीं कोई चेंज होने की बात नहीं है। तो आइदर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें या सोडियम कार्बोनेट ले लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सेकेंड स्टेप में कहता है कि ये जो आपका सोडियम क्रोमेट आता है, ये देखिए रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए स्टेटमेंट भले ही आप लिखिए नहीं लिखिए उससे कोई मतलब नहीं, स्टेटमेंट तो रिएक्शन से ही फ्रेम हो जाता है। तो रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अगर सोडियम क्रोमेट कहता है कि इसको अगर आप कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करेंगे, ये कॉन्क ले लीजिए, तो कहता है ये बनता है आपका सोडियम डाइक्रोमेट बन जाता है। क्या बन जाता है, देखिए यहां पर सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 को हम लोग सोडियम डाइक्रोमेट बोलते हैं और बाकी सोडियम का सल्फेट बनता है। तो Na2SO4 हम लोग लिख देते हैं, ये सोडियम का क्या बन जाता है, सल्फेट बनता है। तो अब अगर आप चाहते हैं कि इसको बैलेंस करें तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि बैलेंस है कि नहीं है। अगर यहाँ पर हम लोग 2 कर देते हैं तो देखिए तो जरा, ये हो गए 8 4 12 ऑक्सीजन हो गए और इधर कितने हो गए, नहीं इधर तो आपका जो है, लेकिन एक हो सकता है वाटर जो है, देखिए एक वाटर जो है आपका बच रहा है, तो ये वाटर हो जाए। अब बताइए, अब तो ये बैलेंस होना चाहिए, बिल्कुल बैलेंस है, आप अच्छी तरह से देख लीजिए, इट इज वेल बैलेंस। तो यहाँ पर वाटर मिस कर रहा था जिसको हमने लिख दिया। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम सल्फेट और वाटर बन जाएगा। दिस इज वेल बैलेंस। और थर्ड स्टेप जो होता है वो कहता है कि हम लोग सोडियम डाइक्रोमेट को लेकर के आगे बढ़ते हैं, Na2Cr2O7 प्लस KCl। KCl जो है दोनों का हम लोग क्या ले रहे हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लेते हैं और देखिए ये आराम से K2Cr2O7 बन जाएगा और जो बाई प्रोडक्ट होगा ये आपका NaCl हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर बैलेंस करना है तो 2 NaCl दे देंगे, यहाँ 2 KCl दे देंगे एंड आई थिंक ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गया। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए तो पहला क्वेश्चन यही सीबीएसई बोर्ड में होता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर पोटेशियम डाइक्रोमेट बाय क्रोमाइट और राइट द यूजफुल केमिकल रिएक्शंस फॉर इट। तो देखिए ये 3 स्टेप्स जो है काफी यूजफुल रिएक्शन है, इस रिएक्शन को आप लिख लेते हैं, लेकिन याद रहे कि यह इनऑर्गेनिक रिएक्शंस है, इसका बैलेंसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अनबैलेंस्ड रिएक्शन लिख दिया तो नंबर तो थोड़ा बहुत मिल जाएगा क्योंकि द रिएक्शन शुड बी करेक्ट, है ना, लेकिन पूरा नंबर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि इनऑर्गेनिक में बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए ये हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट बाय क्रोमाइट। और याद रहे कि देखिए इसमें थोड़ा सा रिएक्शन सब बड़ा लग रहा है, क्रोमाइट और का फॉर्मूला थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो इसको 2 पार्ट में कर दीजिए। देखिए ये फेरस ऑक्साइड है और ये क्या है, क्रोमिक ऑक्साइड है। तो फेरस और क्रोमिक ऑक्साइड का जो मिक्सचर होगा उसी को हम लोग क्रोमाइटोर बोलेंगे और जैसे ही इसको मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, FeCr2O4 है। तो अब इसको याद रखना बिल्कुल ही आसान है। तो ये हो गया आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन।
अब हम लोग करते क्या है, देखिए प्रॉपर्टीज लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7। अब आप जानते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो भी इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी, लेकिन इनऑर्गेनिक में केमिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज से कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले ये हम लोग देखें कि पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है या गैस होता है, क्या होता है, इसका कलर क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है क्या होता है, देखिए यहां पर ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन, ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो ये लैब में अवेलेबल है ना, लेबोरेटरी में ये मिल जाएगा, है ना। और उसको आप देख सकते हैं आसानी से। अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करना है तो कहता है कि ये जो है मॉडरेटली soluble in simple water but more soluble, मतलब solubility बढ़ जाएगी, more soluble in hot water। तो हॉट वाटर का मतलब हुआ कि जैसे ही आप वाटर को गर्म करेंगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, तेजी से वो उसमें डिसॉल्व करेगा। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में यही दो पॉइंट जो है, जो स्टेटमेंट हमने दिया है उसको आप समझ लीजिए, दो पॉइंट समझ लीजिए, क्योंकि एक तो किस नेचर का है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो देख लीजिए, कलर क्या है और वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है। तो सिंपल वाटर में कम सॉल्युबल है, मॉडरेटली सॉल्युबल है, लेकिन हॉट वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का फिजिकल प्रॉपर्टीज हुआ। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है। आप जानते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज से ही ढेर सारे केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, यहाँ लिख देते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब इसके लिए पहला जो प्रॉपर्टी आपका है वो कहता है हीटिंग इफेक्ट। क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट। अब मान लीजिए कि आपके पास में सॉलिड पोटेशियम डाइक्रोमेट है, किस कलर का है? अभी अभी मैंने बताया आपको, ऑरेंज रेड कलर का है। तो उसको अगर मान लीजिए यहां पर हम सॉलिड फॉर्म में ही ले लेते हैं, K2Cr2O7 ले लें, इसको हम लिख दें कि ये ऑरेंज रेड कलर का है। एक दो बार लिखने से क्या होगा ना कि आपको जो है याद ही हो जाएगा, इसीलिए बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक दो बार ध्यान देने की जरूरत है। और अगर आप क्लास 12 में पढ़ रहे होते हैं तो आप जो है कभी लैब में जाइए और वहां जाकर के अपने टीचर से बोलिए कि भाई मुझे ऑरेंज रेड कलर का पोटेशियम डाइक्रोमेट देखना है, कहाँ रखे हुए हैं। आप उनसे मांगिए, वो आपको दिखाएंगे कि देखो भाई यही पोटेशियम डाइक्रोमेट है जो क्रिस्टलाइन है और ऑरेंज रेड का होता है। तब तो फिर आप कभी नहीं ना भूलेंगे। तो यही चीज जो है इसमें कहता है इनऑर्गेनिक में जो कंपाउंड है उसको याद रखने के लिए प्रैक्टिकली उसको देखना जरूरी होता है। उसमें क्या होता है कि हमेशा के लिए आप जो है याद रख पाएंगे उसको। तो इसको जैसे ही हम लोग हीट करेंगे किसी भी, मान लीजिए सपोज कीजिए कि हमने चाइना डिश में ले लिया, ठीक है, उसमें लेकर के हीट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए किस तरह से ये टूटता है। कहता है कि ये पोटेशियम क्रोमेट बन जाएगा, पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 हो जाएगा, पोटेशियम क्रोमेट बनता है। ये येलोइश कलर का होता है। तो जैसे ही आप समझ लेंगे कि ऑरेंज रेड कलर येलोइश बन रहा है हीट करने के बाद, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि अरे पोटेशियम क्रोमेट बन रहा है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है।
और बाकी जो होगा वो क्रोमिक ऑक्साइड, जो अभी अभी हम लोग बोले थे, ये हो जाएगा। लेकिन याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस निकलेगी और वो होगी ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो कभी कभी ऑक्सीजन गैस के प्रिपरेशन के लिए भी आपको ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का डिकम्पोजिशन जो है, थर्मल डिकम्पोजिशन जरूरी होता है। अब इसको अगर आप चाहें तो आराम से बैलेंस कर देंगे। बैलेंसिंग फैक्टर आप अगर लेना चाहते हैं तो देख लीजिए, है ना। यहां पर 2 क्रोमियम कितने हो गए, 3 क्रोमियम हो गए, तो यहां आप 2 कर दीजिए, ठीक है, और यहां भी 2 कर दीजिए। तो आई थिंक कि शायद ये बैलेंस हो जाए। तो देखिए 7 2 जा 14 ऑक्सीजन हो गया, 8 3 11, और यहां पर अगर आप 3/2 कर देते हैं तो हो जाएगा। देखिए 14 ऑक्सीजन हो गया और क्रोमियम 4 हो गया, 4 क्रोमियम हो गया और 4 पोटेशियम हो गया। तो इस तरह से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये 3/2 है, इसको हटाना है, तो सबको एक बार 2 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अपने आप ये डिनोमिनेटर में जो 2 रखा हुआ है 3/2 वो 2 हट जाएगा, सिंपली 3/2 हो जाएगा। तो वो कोई आपका प्रॉब्लम नहीं है, वो इस तरह से भी आप रिएक्शन को बैलेंस करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हीटिंग इफेक्ट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये सबसे जरूरी है। ये क्या बन गया, पोटेशियम क्रोमेट, जो येलोइश कलर का हो गया। और दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है इसको हम लोग बढ़िया से देख लें कि ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या है। तो कहता है कि ये एसिडिक मीडियम में, है ना, इन एसिडिक मीडियम इट शोज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, इट शोज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ये लिखना बहुत जरूरी है। तो एसिडिक मीडियम में कैसे होता है, तो आप देखिए आपके पास में क्या है, यहाँ K2Cr2O7 है, प्लस आपने एसिडिक मीडियम के लिए बेस्ट एसिड क्या लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं। ठीक है, और ये कॉन्क H2SO4 ही होगा, यहाँ कॉन्क लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद ये क्या बन जाएगा, देखिए K2SO4 बनता है, प्लस फिर से क्रोमियम वाला जो है क्रोमिक सल्फेट बन जाता है। ठीक है, Cr2SO4 बन जाता है, प्लस H2O बन जाता है। और इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। अब इस नेसेंट ऑक्सीजन को हम लोग क्या कर लेते हैं, यहां से बैलेंस कर लेंगे और देखते हैं कि कितना कितना लिखने के बाद ये बैलेंस होगा। तो देखिए ये यहाँ 3 सल्फेट है, यहाँ है 4 हो गया, तो यहाँ पर हम लोग 4 सल्फेट लिख देंगे। देखिए हाइड्रोजन 8 हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग 4 लिख देंगे, इससे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाता है। और ऑक्सीजन की बात हो गई तो देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, ये हो गया 4 4 जा 16 और 7 कितने हो गए 23। और यहां भी देख लीजिए ये हो गए 4 3 जा 12 और 4 16 और 4 20, और 20 के बाद 3 ऑक्सीजन चाहिए, तो यहां पर हम लोग 3O लिख देते हैं। देखिए 3O लिख देंगे तो बैलेंस हो जाएगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये देखिए यहां पर, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन निकला, ड्यू टू रिलीज ऑफ दिस नेसेंट ऑक्सीजन K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो जब भी आपसे कोई पूछे कि हाउ पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम शोज ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, तो उसके लिए तुरंत आपका आंसर होगा बिकॉज इट रिलीजेस नेसेंट ऑक्सीजन with sulfuric acid for oxidizing other substances। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर इक्वेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में अगर आप लिखेंगे, आयनिक फॉर्म में, तो देखिए आयनिक फॉर्म आप क्लास 11 में भी रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़े होंगे, मैं यहां भी आपके लिए लिख देता हूं Cr2O7 2-, इसका चेंज हो रहा है, देखिए यहां पर Cr3+ में हो रहा है, ये Cr3+ जो है, सबसे पहले आप इसको क्रोमियम को बैलेंस कर दीजिए, तो यहां देखिए 2 क्रोमियम लेफ्ट में है तो 2 क्रोमियम राइट में दे दीजिए, और इधर देखिए ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर की जरूरत है, ये 7H2O ले लीजिए। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी इस रिएक्शन को लिखा था, याद कीजिए, नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड फॉर दिस चेंज, है ना। चेंज का मतलब डाइक्रोमेट से क्रोमियम आयन में जो चेंज हो रहा है उसमें कितना फैराडे का रिक्वायरमेंट होता है वो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपसे बात कर चुके हैं। इस रिएक्शन को समझ लीजिए कि ये दोबारा हम लिख रहे हैं। अब ये 14H जो है वो 14H+ से यहाँ बैलेंस हो जाएगा, इसके बाद चार्ज को बैलेंस करना है, तो आप जानते हैं कि लेफ्ट में 12+ है और राइट में 6+ है, तो यहाँ पर अगर हम लेफ्ट में 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली चार्ज भी बैलेंस हो जाता है, 6+ लेफ्ट में भी और 6+ राइट में भी। तो इस तरह से इसको आयनिक फॉर्म में हम लोग दिखा सकते हैं। तो कैसे कहेंगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आयनिक फॉर्म में? बिकॉज इट हैज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है डाइक्रोमेटाइन, एंड डाइक्रोमेटाइन कम्स फ्रॉम पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसीलिए पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो ये जो है आयनिक इक्वेशन ये काफी इंपॉर्टेंट है, और फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में इस ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाते हुए हम ये देखेंगे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में किसको किसको ऑक्सीडाइज करता है और क्या जो है प्रोडक्ट देता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप वेट कीजिए, तब तक केमिस्ट्री माय ड्रीम को ओपन करके सारा रिवीजन करते रहिए और अपने ड्रीम को केमिस्ट्री माय ड्रीम के थ्रू जो है पूरा करते रहिए। तो फिर नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।